हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के बारे में सारी बातें करेंगे। आज हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे, सामान्य जो भी बातें हैं कार्ल मार्क्स के बारे में इसको समझेंगे। देखिए, अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको कार्ल मार्क्स को पढ़ना है। साथ में आपको जो मेन चीज़ है वो ये है कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं, उन्हें काफ़ी गहराई से आपको समझना है। जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो गया, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। कई दूसरे विचार कार्ल मार्क्स ने रखे हैं। वर्ग संरचना के बारे में कार्ल मार्क्स ने कई सारी बातें की हैं। अलगाव वगैरह के बारे में कार्ल मार्क्स ने कई सारी बातें की हैं। तो सारी बातें होंगी, बस आज की इस वीडियो में हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो छोटी वीडियोस बनाने का यही उद्देश्य है ताकि आपको सारी बातें आसानी से कम समय में समझ आ सकें। इसीलिए कई पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी कि कई लेक्चर्स में डिवाइड करके आपके लिए कार्ल मार्क्स को पढ़ाया जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम कार्ल मार्क्स के बारे में सामान्य बातों को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था जिसे आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता था। देखो दोस्तों, कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स, जब भी हम मार्क्सवाद की बात करते हैं, मार्क्सिज्म की बात करते हैं, तो तुरंत कार्ल मार्क्स का नाम हमारे माइंड में आ जाता है। तो ठीक है, मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो पूरी तरह कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। अब अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे और आधुनिक युग के एक सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में इनका नाम आता है। मार्क्स का जन्म पश्चिमी प्रशा में 1818 में यहूदी माता पिता से हुआ था। मतलब इनका ये यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। उनके बाल्यकाल से ही उनके माता पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। मतलब जब ये छोटे थे तो इनके माता पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। उसकी इनकी यानी कि शिक्षा बॉन और बर्लिन, कार्ल मार्क्स की जो शिक्षा है वो बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालयों में हुई, जहाँ वह GWF हेगल के चिंतन से बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति यानी कि डायलैक्टिकल मेथड का अनुसरण यानी कि प्रयोग करते हुए अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की नींव रखी। देखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम सामान्य बातें करें तो कार्ल मार्क्स आज एक बहुत प्रभावशाली विचारकों में इनका नाम आता है। इनका जो जन्म है वो पश्चिमी प्रशा में हुआ था। पश्चिमी प्रशा मतलब वो क्षेत्र जो जर्मनी का एक राज्य था। तो पहले जर्मनी के जो अलग अलग राज्य थे उनके अलग अलग नाम थे, लेकिन आज आप इसे जर्मनी के रूप में समझ सकते हैं कि जर्मनी में ही कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। उनकी जो शिक्षा थी वो बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। ये सामान्य बातें थी। अब यहाँ पे बात को समझिए। तो यहीं पर जो विश्वविद्यालय थे जहाँ पर इन्होंने शिक्षा ली थी, बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय, यहीं पर ये GWF हेगल के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आप हेगल भी लिख सकते हो, हीगल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो GWF हीगल थे उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कार्ल मार्क्स। और GWF हीगल ने एक मेथड दिया था जिसका नाम था डायलैक्टिकल मेथड। जब हम GWF को पढ़ते हैं ना, GWF हेगल को पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं डायलैक्टिकल मेथड की। तो GWF ने डायलैक्टिकल मेथड दिया था और उसी डायलैक्टिकल मेथड को कार्ल मार्क्स ने अपनी पॉलिटिक्स में यानी कि अपने मतलब फिलॉसफी में प्रयोग किया और एक नया सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बात को सिंपल सा समझिए। कार्ल मार्क्स ने हीगल का जो एक मेथड था, एक तरीका था द्वंद्वात्मक पद्धति, इसका प्रयोग करते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। हालांकि ये सिद्धांत हीगल के सिद्धांत से अपोजिट था। तो जो भी बातें हैं अभी मैं आगे और भी समझाऊंगा सारी बातें, तो यहाँ क्लियर हो जाएंगी आगे, कोई बात नहीं। अपने उम्र के कारण उन्हें अपने उग्र विचारों के कारण उन्हें विश्वविद्यालय के प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति नहीं मिल पाई। अतः उन्होंने स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जीवन प्रारंभ किया। इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों का गूढ़ यानी कि बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद वह 1843 में समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस गए। बहुत बड़ी बात है ये, 1843 में समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस गए। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने बहुत ही मतलब कई सब्जेक्ट में, कई सारे विषयों में बहुत ही ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया था और उसके बाद वो समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस जाते हैं। पेरिस में वो समाजवाद का अध्ययन करते हैं। हालांकि उनके उग्र विचारों के कारण ही उन्हें विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का जो पद था, जो पोस्ट थी, वो नहीं मिल पाई थी और इसके चलते उन्होंने स्वतंत्र लेखक के रूप में अपना लेख लिखना जारी कर दिया। वहाँ पर अब जब ये समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस जाते हैं तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स, PJ प्रूदरो
मिखाइल बाकुनिन और जी मेजिनी इत्यादि जो प्रख्यात या जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके संपर्क में आते हैं। वहाँ वह फ्रेडरिक एंगल्स से भी मिले। फ्रेडरिक एंगल्स जो उनके सहयोगी के रूप में आगे काम करता है उनके साथ, कार्ल मार्क्स के साथ, तो उनसे भी ये पेरिस में ही समाजवाद का जब अध्ययन करने गए थे तो उन तभी मिलते हैं। आर्थिक समस्याओं पर, जो आर्थिक समस्याएं थी उन पर इन दोनों यानी कि फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के विचार बहुत मिलते जुलते थे, जिससे ये दोनों निकट सहयोगी बन गए। मार्क्स मुख्यतः सिद्धांतों का निर्माण करते रहे, एंगल्स ने उनके प्रचार और समाजवाद के संगठन की दिशा में प्रयत्नशील रहा। एंगल्स ने मार्क्स के सहयोगी और उसकी रचनाओं के संपादक तथा स्वतंत्र लेखक के रूप में भी मार्क्सवाद के विकास में अमूल्य योग दिया। पेरिस में मार्क्स ने प्रशा की सरकार के विरुद्ध एक लेख लिखा। तब प्रशा सरकार की प्रार्थना पर फ्रांस की सरकार ने मार्क्स को निर्वासित कर दिया। वहां से ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचकर उसने एंगल्स की मदद से साम्यवादी प्रचार चलाया। यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रमुख सहयोगियों की बात करें तो कार्ल मार्क्स के जो प्रमुख सहयोगी थे वो एंगल्स थे। जो फ्रेडरिक एंगल्स थे उन्होंने प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्ल मार्क्स के साथ कार्य किया था। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो एक बार क्या हुआ कि जब पेरिस में रहते हुए मार्क्स ने प्रशा की सरकार, जो कि जर्मनी का एक राज्य था, एक साम्राज्य था, एक स्टेट था प्रशा, तो उसकी सरकार के विरुद्ध जब मार्क्स ने एक लेख लिखा तब प्रशा की सरकार ने फ्रांस की सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिखा, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने मार्क्स को निर्वासित कर दिया, यानी कि अपने देश से निकाल दिया। और इसके बाद जो मार्क्स थे वो ब्रुसेल्स पहुंचते हैं और एंगल्स उनकी मदद करते हैं वहां पर, और फिर साम्यवाद का प्रचार मार्क्स के द्वारा चलाया जाता है या किया जाता है। 1848 में फ्रांस में क्रांति हो जाने पर वह फ्रांस वापस आ गया और वहाँ से साम्यवादी गतिविधियों को तेज करने, अब यहाँ पे लिखा है आ गया या गए, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी बुक की लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज है यहाँ पे नोट्स में, तो हो सकता है कि यहाँ पे लैंग्वेज में आ गया वगैरह, तो आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, आ गया भी लिख सकते हैं, आ गए के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। 1848 में फ्रांस में क्रांति हो जाने पर वह फ्रांस वापस आ गया और वहाँ से साम्यवादी गतिविधियों को तेज करने के इरादे से वह जर्मनी लौट गया। वहाँ उस पर देशद्रोह का अभियोग यानी कि आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया, लेकिन वह बरी हो गया। अंततः वह एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में लंदन में जा बसा। 1883 में उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हो जाती है तो मार्क्स फ्रांस वापस चले जाते हैं, क्योंकि मार्क्स को फ्रांस से निकाल दिया गया था, लेकिन 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हो जाती है वापस से एक बार, तो फ्रांस वापस आ जाते हैं मार्क्स। इसके साथ ही अपनी जो साम्यवादी गतिविधियां थी उसको तेज कर देते हैं, मतलब साम्यवाद का जो विचार था उसको फैलाना शुरू कर देते हैं कार्ल मार्क्स। इसके साथ ही फिर वो फ्रांस से जर्मनी वापस लौट जाते हैं और जर्मनी में वो साम्यवाद को तेजी से फैलाने के लिए कार्य करने लगते हैं। लेकिन जर्मनी में उनके विरुद्ध देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, मुकदमा भी चलता है, लेकिन उसमें फिर वो छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं और फिर एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में, निर्वासित मतलब जिसको देश से निकाल दिया गया है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में फिर वो लंदन में चले जाते हैं, लंदन में बस जाते हैं और फिर 1883 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ सामान्य बातें पढ़ी, अभी आगे और भी बात करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक ये वाला जो लेक्चर है, अगर आप इसे देख लेंगे तो कई सारी बातें आपके समझ में आएंगी जो आगे हम करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो यहाँ से एक फ्रेम मिल जाएगा, आपका एक फ्रेम बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से कठिन जो शब्द हैं या कुछ कठिन बातें हैं जो आपके लिए हार्ड हो सकती हैं, उसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप हर एक लेक्चर्स को लाइन वाइज देखेंगे तो ये लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स की 3 इतिहास प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। देखो मार्क्स ने कई सारी किताबें लिखी, लेकिन ये जो 3 इतिहास मतलब 3 कृतियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। पहला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरा है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और तीसरा है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। तो ये कार्ल मार्क्स की 3 प्रमुख कृतियां हैं, 3 प्रमुख किताबें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। आपको दिख रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर कुछ बातें कर ली कि इनकी क्या प्रसिद्ध कृतियाँ थी। इसके साथ ही जो भी इनके प्रमुख विचार हैं वो हमें इन किताबों में ही देखने को मिलते हैं। तो इन कृतियों के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने यानी कि उसने
तत्कालीन समाजवाद में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर कर एक नई विचारधारा प्रस्तुत की। अब जो प्रमुख योगदान था वो क्या था, तो इसको देखिए। उसने स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी, अर्थात उसने इतिहास के दर्शन के आधार पर समाजवाद के विकास की व्याख्या की और उसे साम्यवाद के लक्ष्य तक पहुंचाने के साधनों पर प्रकाश डाला। अब जो कार्ल मार्क्स ने इन कृतियों के बदौलत ही, मतलब अपनी इन कृतियों के माध्यम से जो समाजवाद था उस समय जो समाजवाद था विद्यमान था, जो समाजवाद का विचार था कार्ल मार्क्स के टाइम पर, उसमें उन्होंने दो बड़े परिवर्तन कर दिए। पहला परिवर्तन ये कि जो पहले समाजवाद को स्वप्नदर्शी माना जाता था, एक सपने की तरह देखा जाता था कि मतलब जो समाजवाद है उसे स्थापित किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ विचार हकीकत में हम इसे मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसे यूटोपियन माना जाता था। यूटोपियन मतलब काल्पनिक माना जाता था। तो कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों की बदौलत इस स्वप्नदर्शी समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद में बदल दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का मतलब कि इसे ज़मीनी स्तर पर लागू भी किया जा सकता है, और साम्यवाद के मतलब समाजवाद के विकास की व्याख्या भी दी कि किस तरह से समाजवाद का विकास हो सकता है, और उसे हम साम्यवाद के लक्ष्य तक पहुंचाने पर मतलब हम साम्यवाद का भी सहारा लेंगे इसमें। तो कई सारी चीज़ें थी। अब दूसरा परिवर्तन ये किया कि उसने सर्वहारा समाजवाद का सिद्धांत रखा, अर्थात जहां उसके समकालीन समाजवादी दरिद्रता और अन्याय से पीड़ित समाज के पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत कर रहे थे, वहां मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति से पैदा होने वाली परिस्थितियों में कामगार वर्ग को नई चेतना देकर साम्यवादी समाजवाद की स्थापना की योजना रखी। अब दूसरा प्रमुख परिवर्तन कार्ल मार्क्स ने ये कर दिया कि कार्ल मार्क्स ने जितने भी सर्वहारा वर्ग है, जितने भी मजदूर क्लास थे, किसान की जो क्लास थी, जो गरीब जितना भी समुदाय था, जैसे कि मान लो एक सोसाइटी है, एक पूरा समाज है जहाँ पर 10% लोग हाई मतलब पूंजीपति माने जाते हैं। तो ये जो कंपनियों के मालिक हैं, जो इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, जो राजा हैं, महाराजा हैं, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वो 10% में आ गए। बाकी जितने भी बचे 90% वो किस में आ गए, वो सर्वहारा में आ गए। तो चाहे 10% हो या चाहे कितने भी हों, तो इन्हें हटाकर, पूंजीपतियों को हटाकर जो सर्वहारा था उसके लिए इन्होंने समाजवाद की घोषणा की, जिसके के तहत पूरे समाज को एक बराबर मान लिया जाएगा, जिसमें मजदूरों और जो वर्ग थे किसान वगैरह, इनको प्रमुख भूमिका निभानी थी। तो जहां उनके जो समकालीन जैसे कि दूसरे लेखक थे, वो चाह रहे थे कि जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, इसको मिटाने के लिए कुछ योजना लाई जाए, लेकिन कार्ल मार्क्स ने पूरी तरह जो व्यवस्था थी इसको ही बदलने के लिए अपना सर्वहारा समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। पूरी तरह जो औद्योगिक व्यवस्था थी इसको रिप्लेस करने के लिए एक नया विचार प्रस्तुत कर दिया, जिससे कि जो मजदूर वर्ग था उसके अंदर एक नई चेतना आई, एक नया साहस आया। तो इस तरह दो बड़े परिवर्तन उस समय के समाजवाद में कार्ल मार्क्स के द्वारा किए गए। बाकी अगर हम आगे बात करें तो देखो दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, ये दो धाराओं में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब दो प्रकार से आप कार्ल मार्क्स के विचारों को देखते हो। देखो, कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिया, सबसे प्रमुख जो विचारधारा है वो है मार्क्सवाद की। ठीक है, जो मार्क्सवाद की विचारधारा है वही हम मानते हैं कि कार्ल मार्क्स की प्रमुख विचारधारा है। लेकिन ये जो मार्क्सवाद है, ये भी दो तरह का मार्क्सवाद है। दो तरह का मार्क्सवाद है। एक मार्क्सवाद है जिसे हम नॉर्मली चिरसम्मत मार्क्सवाद कहते हैं, या कभी कभी सिर्फ हम मार्क्सवाद कह देते हैं। लेकिन एक दूसरा मार्क्सवाद भी है जिसे हम नव मार्क्सवाद कहते हैं, न्यू मार्क्सिज्म कहते हैं। तो दो प्रकार के मार्क्सवाद हैं, ठीक है, एक चिरसम्मत मार्क्सवाद और एक दूसरा नव मार्क्सवाद। लेकिन जब हम सिंपल सी बात करें मार्क्सवाद की, तो समझ जाना हम पुराना वाला ही पढ़ रहे हैं। जब हम नव मार्क्सवाद पढ़ते हैं तो हम नया लगाकर उसे नव लगाकर ही पढ़ते हैं। जब हम मार्क्सवाद पढ़ें तो समझना हम पुराना वाला ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई कि ये सामान्य बातें थी कार्ल मार्क्स से संबंधित। अब कार्ल मार्क्स ने जो भी विचार दिए हैं उनमें जो प्रमुख विचार हैं कार्ल मार्क्स के, वो कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं कार्ल मार्क्स ने। लेकिन जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, जो डायलैक्टिकल प्रिंसिपल है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो अगर आप पूरी तरह देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, तो हम उसे काफ़ी अच्छे से कवर भी करेंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी जब आप ध्यान से समझेंगे सारी बातें तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो, और जितने भी रह गए हैं, जितने भी आपको सिद्धांत समझने हैं कार्ल मार्क्स के, उन पर भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। सारी चीज़ें ईजिली उसमें भी समझा दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।